जय गुरुदेव। शरीर में आत्मभाव की समाप्ति का आरंभ तथा कर्ता भाव के विलुप्त होते जाने के साथ ही अन्नमय कोश शिथिल होने लगता है। विषयों के प्रति उपरामता होने लगती है। संस्कार क्षय होने लगते हैं। किंतु जैसा कि हमने कहा कि यह साधन का आरंभ मात्र है, साधन के साथ साथ कठिनाइयाँ भी सिर उठाने लगती हैं। विषयों, वासनाओं एवं विकारों को अपना साम्राज्य ध्वस्त होता दिखाई देता है। संस्कारों के भंडार पर शक्ति के आक्रमण होने लगते हैं, इसलिए वे भी कमर कसकर मैदान में उतर आते हैं। विषय एवं संस्कार सब माया है, उनका लड़ाई का ढंग भी मायावी है। वह साम दाम दंड भेद का उपयोग करने में भी निपुण है, अतः वे भी हल्ला बोल देते हैं। अध्यात्म युद्ध मुख्यतः अन्नमय कोश पर ही लड़ा जाता है। मन की इच्छा हो, प्रारब्ध का फल हो, कर्ता भाव की कारस्तानियां हो या फिर वासनाओं की मदमस्तियां हो, सभी का कार्य क्षेत्र अन्नमय कोश ही है। उन्हें अपने नीचे से जमीन खिसकती दिखाई देती है। वे सब मिलकर अपने मायावी युद्ध में तत्पर हो जाते हैं। पहले अन्नमय कोश के बाहर संसार के विषय, मन की इच्छाएं, वासनाएं एवं विकार दनदनाते फिरते थे। साधक के साधना में प्रवृत्त हो जाने पर शरीर रूपी बाहरी दीवार के बाहर युद्ध छिड़ गया था, किंतु शक्ति की जागृति युद्ध क्षेत्र को दीवार के अंदर तक खींच लाती है। जितना विशाल क्षेत्र शरीर के बाहर है, उससे भी कहीं अधिक विशाल क्षेत्र अंदर है। अंदर का क्षेत्र अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। सब विषयों, इच्छाओं, वासनाओं की जड़ें अंतर में ही है, इसलिए अंतर का युद्ध अधिक भयानक होता है। एक ओर जागृत शक्ति, दूसरी ओर अंतर्दैत्यों की असंख्य सेना। पंच कोशों से आत्मभाव को हटा लेने का अभिप्राय आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव कर आत्मस्थिति को प्राप्त करना है, किंतु अभी तक तो साधक सबसे स्थूल अन्नमय कोश से ही आत्मभाव को हटाने के लिए संघर्षशील होता है। स्थूलता के संस्कारों से निर्मित प्रारब्ध तथा कर्ता भाव, ये दो मुख्य शत्रु हैं, जिन्हें समाप्त कर जागृत शक्ति को अन्नमय कोश से आत्मभाव को मिटाना है। अन्नमय कोश के अंदर का युद्ध भयानक से भयानकतर होता जाता है। सूक्ष्म चेतना तथा सूक्ष्म अंतर्भावों के बीच का संघर्ष। कोई स्थूल आधार नहीं, कोई प्रकट क्रिया नहीं, सभी संघर्ष अदृश्य। कभी मन ऊपर तो शक्ति नीचे, कभी शक्ति ऊपर तो मन नीचे, न कोई समझे न जाने। इसके साथ साथ अन्नमय कोश के बाहर भी संघर्ष छिड़ा रहता है। शक्ति मन को अशुभ कर्मों तथा उनके प्रति आसक्ति को हटाने में एवं शुभ कर्मों में अनासक्ति पूर्वक प्रवृत्त करने में लगी रहती है, तो मन अंतर्भावों तथा वासनाओं से प्रेरित आसक्ति पूर्वक अशुभ कर्मों के संकल्प करता रहता है। इस सारे संघर्ष का आधार अन्नमय कोश ही होता है। एक भक्त अन्नमय कोश पर घटित होने वाली क्रियाओं के विषय में भी कुछ कहिए। महाराज श्री, यह बात तो स्पष्ट है कि इस स्तर पर शक्ति का लक्ष्य कर्ता भाव को हटाकर चित्त में अन्नमय कोश के आत्मभाव को दूर करना है। आत्मस्थिति की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व सभी कोशों से आत्मभाव का हटाना आवश्यक है। अन्नमय स्थूलतम होने से सर्वप्रथम आता है। चित्त में संचित स्थूलता के संस्कारों को क्रियाओं के परिणित करने के लिए
आधार अन्नमय कोश है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वप्रथम स्थूल क्रियाएं ही घटित होती हैं। प्रायः संस्कारों के क्रमानुसार क्रियाएं प्रकट होती हैं। स्थूल क्रियाओं के बीच बीच में भी अन्य क्रियाएं होती रहती हैं। यह बात किसी साधक की चित्त स्थिति पर आधारित है कि उसे क्रियाएं कहाँ से आरंभ हो तथा कब कैसी क्रियाएं प्रकट हों। किंतु प्रायः साधकों की मानसिक अवस्था अन्नमय कोश के बंधन में जकड़ी होती है। घूर्णना, शरीर का गोलाकार घूमना, कंपन, उछलना, कूदना, नाचना, पसीना आना, लोटपोट होना, हाथ पांव पटकना, आसान आसन मुद्राएं आदि स्थूल क्रियाओं का अनुभव अन्नमय कोश पर ही होता है। शरीर में कहीं स्पर्श का अनुभव होना या गंध होना, आंखों की पुतलियों का ऊपर नीचे या दाएं बाएं या गोल गोल घूमना भी कुछ स्थूल क्रियाएं हैं। अब की बार हमने अन्नमय कोश के विषय में चर्चा की। रात्रिकालीन सत्संग में प्राणमय कोश के बारे में कुछ कहेंगे। आप सब लोग जाकर भोजन विश्राम करें। जय गुरुदेव।